देखिए, आज हम जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को शुरू करेंगे। उससे पहले हम इस अधिनियम का थोड़ा सा परिचय लेंगे कि यह अधिनियम का उद्देश्य क्या है, किस लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि किसी नागरिक को, मतलब भारत के जो भी नागरिक हैं उनके लिए आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण, भारत के जो नागरिक हैं वो आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण या समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करना एवं लोक अदालतों का संचालन करने के लिए अधिनियम। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? भारत के जो भी नागरिक होते हैं वो आर्थिक आधार पर या फिर अन्य किसी निर्योग्यता के आधार पर या फिर समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति बगैर किसी विधिक सहायता के ना रह जाएं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या कोई अन्य निर्योग्यता रखते हैं या समाज के कमज़ोर वर्गों में आते हैं, तो उनको निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करना और लोक अदालतों का संचालन करना भी इस अधिनियम का उद्देश्य है, ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन और लोक अदालतों का संचालन किया जाए ताकि इन लोगों को क्या मिल सके, न्याय मिल सके या विधिक सेवा प्रदान हो सके। इसीलिए और दूसरी बात आपको याद रखना है कि इस अधिनियम का संख्यांक जो है कितना है, 39। ये आपको याद रखना है, इस अधिनियम का अधिनियम संख्यांक कितना है, 39। ये जो अधिनियम है भारत के 48वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। भारत के गणराज्य के 48वें वर्ष में क्या किया, अधिनियमित किया गया। इसके अलावा ये जो अधिनियम है 11/10/1987 यानी 11 अक्टूबर 1987 को क्या हुआ, बन करके तैयार हुआ। 11 अक्टूबर 1987 याद रखना कि बन करके तैयार हुआ। इसके प्रवर्तन की जो तिथि है 9 नवंबर 1995 है, ये याद रखना, 9 नवंबर 1995 को ये क्या हुआ, ये लागू हुआ या प्रवर्त हुआ। केवल अध्याय 3 को छोड़कर। संपूर्ण अधिनियम कब लागू हुआ, 9 नवंबर 1995 को, केवल अध्याय 3 को छोड़कर, क्योंकि अध्याय 3 में जो है राज्यों का गठन है, राज्य के प्राधिकरण से संबंधित है, तो वहाँ अलग अलग तारीखें हो सकती हैं, इसीलिए तो उनको छोड़ करके बाकी जो संपूर्ण अधिनियम है क्या 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। अब बाकी का आप देखिए। अब हम इस अधिनियम जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे संक्षेप में। इसकी जो परिभाषा है धारा 2 में दी गई है। धारा 2A देखिए, धारा 2A में मामले की परिभाषा दी गई कि मामले में क्या क्या शामिल है। धारा 2A मामले की में क्या क्या शामिल है ये है। तो आपको याद रखना है कि मामले में वाद एवं कार्रवाइयाँ शामिल है। इंपॉर्टेंट है, मामले में क्या क्या शामिल है, वाद एवं कार्रवाई। कौन से वाद एवं कार्रवाई, जो न्यायालय के समक्ष किए जाते हैं। कौन से वाद और कार्रवाई, जो न्यायालय के समक्ष किए जाते हैं, ऐसे वाद और कार्रवाई। तो ये आपको याद रखना है कि 2A में क्या है, मामला है, और मामले में क्या शामिल है, वाद एवं कार्रवाई। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मामले में क्या क्या शामिल है। तो मामले में वाद भी आते हैं और कार्रवाइयाँ भी आती हैं। कैसी कार्रवाइयाँ आती हैं, जो न्यायालय के समक्ष की जाती हैं। उसके बाद 2AA केंद्रीय प्राधिकरण को परिभाषित करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण का क्या अर्थ है। तो केंद्रीय प्राधिकरण में कहता है कि धारा 3 के अधीन गठित, केंद्रीय प्राधिकरण का अर्थ क्या है, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। प्राधिकरण का, केंद्रीय प्राधिकरण का क्या अर्थ है, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके बाद 2AAA या 2AAA में न्यायालय की परिभाषा दी गई है कि न्यायालय में क्या क्या शामिल है। तो ये भी याद रखना है आपको, न्यायालय में व्यवहार न्यायालय या जिसको सिविल न्यायालय भी कहते हैं, तो व्यवहार न्यायालय और सिविल न्यायालय भी शामिल है, दांडिक न्यायालय भी शामिल है, राजस्व न्यायालय भी शामिल है, अधिकरण या प्राधिकरण भी इसमें शामिल है। कौन से अधिकरण और प्राधिकरण शामिल है, जो न्यायिक या न्यायिक कृत्यों में लगे हुए हैं। हर अधिकरण नहीं, केवल वह अधिकरण या प्राधिकरण जो न्यायिक या न्यायिक कृत्यों में लगे हुए हैं, न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार न्यायालय आता है, सिविल न्यायालय जिसको कहते हैं, दांडिक न्यायालय आता है, राजस्व न्यायालय आता है, अधिकरण और प्राधिकरण भी आते हैं जो कि न्यायिक कृत्यों में लगे हुए हैं। इसके बाद 2B जो है जिला प्राधिकरण के बारे में बताता है कि जिला प्राधिकरण के अंतर्गत कौन आता है। तो ये याद रखना है आपके कि धारा 9 के अधीन गठित, धारा 9 के अधीन गठित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके अंतर्गत आता है। जिला प्राधिकरण में क्या आता है, धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद 2BB जो है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति धारा 8A के अधीन गठित की जाती है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति किस धारा के अधीन गठित की जाती है, धारा 8A के अधीन गठित की जाती। तो ऐसा कहता है कि धारा 8A के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। तो ये याद रखना है आपको कि केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किस धारा में किया जाता है, धारा 3 में किया जाता है। जिला प्राधिकरण का गठन किस में किया जाता है, धारा 9 में किया जाता है। और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन कहाँ किया जाता है, धारा 8A के अधीन किया जाता है। और आगे की परिभाषाएं अपन थोड़ी अभी देखते हैं। और देखिए अब आगे की परिभाषाएं देखेंगे। 2D जो 2D है उसमें लोक अदालत के बारे में बताया गया है कि लोक अदालत क्या है। तो ये याद रखना है कि अध्याय 6 के अधीन संचालित कोई लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, अध्याय 6 के अधीन संचालित कोई लोक अदालत। ये याद रखना है, अध्याय 6 के अधीन पूछा जाता है। तो लोक अदालतें क्या है, जिनका संचालन अध्याय 6 के अधीन किया जाता है, ऐसी लोक अदालतें इसमें शामिल है। अब देखिए योजना को परिभाषित लोक अदालत को, इसके बाद एक परिभाषा अपन ने छोड़ दी है, अधिसूचना ई में दी गई है। अधिसूचना को आपको यहाँ समझाना कोई ज़रूरत नहीं है। अधिसूचना तो आप जानते हैं कि अधिसूचना का क्या अर्थ होता है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, तो उसको इसलिए छोड़ दिया। अब देखिए 2G जो है उसमें योजना को परिभाषित किया गया है। 2G में योजना को परिभाषित किया गया है। योजना में क्या क्या शामिल है, योजना में केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विचरित कोई योजना या बनाई गई योजना, विचरित का अर्थ है बनाई गई, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कोई योजना, राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कोई योजना, या फिर जिला प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कोई योजना इसमें शामिल है। तो याद रखना है, केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण तीनों आते हैं। तीनों प्राधिकरण इसके अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कोई योजना या विचरित कोई योजना, एक ही बात है। तो ये याद आपको रखना है। कुछ परिभाषाएं छोड़ दी, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी इसीलिए छोड़ दी हैं, जैसे कि अधिसूचना को छोड़ दिया है, विहित को छोड़ दिया है, विनियमन को छोड़ दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है और सेम होते हैं सभी एक्टों में, इसीलिए। अब देखिए 2H जो है राज्य प्राधिकरण के बारे में बताता है कि राज्य प्राधिकरण का क्या अर्थ है। तो ये भी याद रखना है आपको कि धारा 6 के अधीन गठित, किसके अधीन गठित, धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य प्राधिकरण का अर्थ क्या है, धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके बाद आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, तो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का क्या अर्थ है, ये याद रखना है कि पहले उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का क्या अर्थ है। धारा 3A के अधीन गठित, धारा 3A के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। किस उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किस धारा के अधीन किया जाता है, धारा 3A के अधीन किया जाता है। राज्य प्राधिकरण का गठन किस धारा के अधीन किया जाता है, धारा 6 के अधीन किया जाता है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद 2K में तालुक विधिक सेवा समिति के बारे में बताया गया है। तो तालुक विधिक सेवा समिति का क्या अर्थ है, धारा 11 के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति। क्वेश्चन ऐसे आता है कि तालुक विधिक सेवा समिति का गठन किस धारा के अधीन किया जाता है, धारा 11A के अधीन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन किस धारा के अधीन किया जाता है, धारा 3A के अधीन गठित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अध्याय 2 है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित है, इसको मिटा लेते हैं फिर अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए अध्याय 2 और अध्याय 3 को एक साथ देखेंगे, धारा 3 और धारा 6 को। धारा 3 में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन है और धारा 6 में जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ देखेंगे। क्यों देखेंगे, एक से है लगभग, थोड़ा सा अंतर है। देखिए केंद्रीय जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका गठन जो है किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा। और राज्य प्राधिकरण
राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करता है केंद्र सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करता है राज्य सरकार। ठीक है, अब ये किन किन से मिलकर बनेगा ये देखेंगे। इसमें दोनों में, चाहे वो राज्य प्राधिकरण हो चाहे वो केंद्रीय प्राधिकरण हो, इसमें एक मुख्य संरक्षक होता है। तो जो केंद्रीय मुख्य संरक्षक होता है, तो केंद्रीय प्राधिकरण का जो मुख्य संरक्षक होता है वो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। केंद्रीय प्राधिकरण का जो मुख्य संरक्षक होता है वो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका, या कह लीजिए राज्य प्राधिकरण, तो राज्य प्राधिकरण का जो मुख्य संरक्षक होता है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। ये भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है केंद्र की बात करें तो। और राज्य की बात करें तो राज्य का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है, जिस राज्य में है उस राज्य का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है वो उसका मुख्य संरक्षक होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कार्यपालक अध्यक्ष भी होता है, कार्यपालक अध्यक्ष। तो कार्यपालक अध्यक्ष जो होता है वो कौन कौन बन सकता है? तो जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या कोई सेवानिवृत्त, दोनों हो सकते हैं, सेवारत भी हो सकता है और सेवानिवृत्त भी हो सकता है, कोई न्यायाधीश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है वो किसे बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का, या तो वो न्यायाधीश हो वर्तमान में या फिर वो सेवानिवृत्त हो चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर रह चुका हो, तो इस ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी एक कार्यपालक अध्यक्ष होता है, वो कौन हो सकता है? वो उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। राज्य का जो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उसमें भी एक कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वो कौन बन सकता है? वो उच्च न्यायालय का सेवारत, वर्तमान में सेवारत हो या फिर सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड कहते हैं, जैसे रिटायर्ड हो गया हो, ऐसे न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए, जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का, जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वो परामर्श किससे लेता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति तो करता है लेकिन उसको परामर्श लेना आवश्यक होता है। परामर्श किससे लेता है? वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेता है। केंद्र की बात करें जब हम राज्य की बात करें तो यहाँ राज्य की जब बात की जाती है तो राज्य में नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य में नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालक अध्यक्ष की राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किससे सलाह लेगा? राज्यपाल जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेता है। तो राज्य की बात करें तो राज्यपाल नियुक्ति करता है और केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। केंद्र में राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेता है, भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उससे परामर्श लेता है। और राज्य में राज्य का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उससे परामर्श लिया जाता है। देखिए, इसके अलावा इनमें अन्य सदस्य होते हैं, एक साथ मैंने लिख दिया इसमें अन्य सदस्य जो है, अन्य सदस्य होते हैं, उसके बाद सदस्य सचिव होता है और अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। इन तीनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि एक से हैं। तो जो इनमें अन्य सदस्य भी होते हैं कुछ, और अन्य सदस्य के बाद सदस्य सचिव भी होता है एक, और इसके अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं इसमें। तो इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति जो है, चाहे वो अन्य सदस्य हो या अन्य सदस्य सचिव हो या अन्य अधिकारी या कर्मचारी हो, इन सभी की नियुक्ति जो है केंद्र के मामले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या कह लीजिए उसके मामले में केंद्र सरकार द्वारा की जाती। किसके द्वारा की जाती? केंद्र सरकार द्वारा। याद रखना, यहाँ केंद्र है, राष्ट्रपति नहीं है। किसके द्वारा की जाती? केंद्र सरकार द्वारा। और किसके परामर्श? तो वही भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसके परामर्श से, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अध्यक्ष के मामले में राष्ट्रपति है। देखिए, कार्यपालक जो अध्यक्ष है वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल है, बाकी में केंद्रीय सरकार है। तो केंद्र सरकार नियुक्ति करती है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। और राज्य के मामले में बात करें या राज्य की बात करें तो यहाँ राज्य सरकार नियुक्ति करती है। जो अन्य सदस्य होते हैं या सदस्य सचिव होता है या अन्य कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। परामर्श किसका लेगी? वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेती है। अब बात आती कि भाई इनके जो वेतन और भत्ते हैं, पहले
हाँ वेतन भत्ते देख लीजिए, फिर बाद में बताते हैं। देखिए इनके वेतन भत्ते होते हैं, पेंशन वगैरह आते हैं, और जो भी खर्चे हैं सब इसी में आते हैं। तो जो खर्चे वगैरह हैं, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के खर्चे हैं, उसमें ये आपके जो सदस्य वगैरह होते हैं, सदस्य सचिव होते हैं, है ना, अन्य कर्मचारी होते हैं, इनके वेतन होते हैं, इनके भत्ते होते हैं, खर्चे होते हैं, वो कहाँ से चुकाए जाएंगे? तो जो केंद्रीय प्राधिकरण की अगर हम बात करें, तो केंद्रीय प्राधिकरण के जो सदस्य सचिव और अन्य कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते होते हैं और पेंशनें वगैरह होती हैं, तो वो कहाँ से चुकाए जाते हैं? वो भारत की संचित निधि से चुकाए जाते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण के मामले में भारत की संचित निधि से। और राज्य प्राधिकरण के मामले में जो सदस्य सचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं, सदस्य सचिव और अन्य कर्मचारी, उनके वेतन भत्ते पेंशन आदि होते हैं, तो वो कहाँ से चुकाए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से चुकाए जाते हैं। केंद्र के मामले में देखिए, केंद्र के मामले में किससे चुकाए जाते हैं? केंद्र के मामले में भारत की संचित निधि से, और राज्य के मामले में राज्य की संचित निधि से। किसके वेतन भत्ते? सदस्य सचिव और अन्य कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो। इसके बाद एक चीज हमने और रह गई है कि जो केंद्रीय प्राधिकरण है या राज्य प्राधिकरण, दोनों के मामलों में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों को लेकर चल रहे हैं ना, इसलिए केंद्रीय प्राधिकरण है या राज्य प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, उनके जो आदेश होते हैं वो विनिश्चय होते हैं। आदेश और विनिश्चय मैं यहाँ लिख देता हूँ। आदेश या विनिश्चय जो वो करते हैं, जो डिसीजन वो लेते हैं, विनिश्चय, है ना, विनिश्चय या जो डिसीजन वो लेते हैं, उनके बारे में कह रहा है कि जो विनिश्चय उनके द्वारा लिए जाते हैं उसको अधिप्रमाणित कौन करता है? अधिप्रमाणित। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको अधिप्रमाणित किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसको अधिप्रमाणित केंद्र की दशा में जो सदस्य सचिव हो वो करता है, या राज्य की दशा हो तो भी। तो सदस्य सचिव राज्य का जो होगा वो करेगा, यहाँ केंद्र का होगा तो ये करेगा। या फिर किसके द्वारा किया जा सकता है? जो कार्यपालक अध्यक्ष है, कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा। केंद्र के मामले में केंद्र का कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य के मामले में राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष, जिस किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है वो व्यक्ति। तो किसके द्वारा इनके जो निर्णय होते हैं या जिनके जो आदेश होते हैं, विनिश्चय होते हैं, उन पर अधिप्रमाणित किया जाता है। अधिप्रमाणित किया जाता है सदस्य सचिव द्वारा या कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य सचिव द्वारा या कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष कह लीजिए। राज्य की बात करें तो आप कह लीजिए राज्य के कार्यपालक, राज्य का जो कार्यपालक अध्यक्ष है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष, उसके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उनको क्या किया जाता है? अधिप्रमाणित किया जाता है। ये तो करता ही है, या फिर ये निर्धारित कर सकता है कि कौन करेगा, है ना। तो ये तो है ही, इसको तो पावर है ही। अन्यथा ये चाहे तो ये और किसी अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है, वो उसको अधिप्रमाणित कर सकता है। अब ये कहता है कि पदावधियों की अवधि कितनी होगी? तो जैसा केंद्र के मामले में केंद्र सरकार और राज्य के मामले में राज्य सरकार जैसा भी अवधारित करें। अगर केंद्र की बात है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, और राज्य की बात है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उतनी अवधि के लिए, और वो शर्तें निश्चित की जा सकती जो केंद्र सरकार है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अगर राज्य सरकार है तो राज्य के जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी और इनकी पद की अवधि क्या होगी उसका निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, है ना। थोड़ा इसको मिटा के फिर देखिए, अब हम आगे देखेंगे। अब हम धारा 3A और 8A एक साथ देखेंगे, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, क्योंकि दोनों एक से हैं तो राज्य और केंद्र हम एक साथ लेकर के चलेंगे। पहले देखेंगे हम धारा 3A। धारा 3A में जो है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। और धारा 8A में जो है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। ये आपको याद रखना है। धारा 3A में किसका गठन किया गया? उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। और धारा 8A में किसका गठन किया गया है? उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। अब ये कहता है कि इसका गठन कौन करेगा? उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है
उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है, उसका गठन केंद्र प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा। याद रखना, केंद्र सरकार नहीं, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उसका गठन किया जाएगा। ऐसे ही उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है, उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? उसका गठन राज्य प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एक ही बात है, या राज्य प्राधिकरण कह लीजिए या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कह लीजिए, तो राज्य प्राधिकरण द्वारा उनका गठन किया जाएगा। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो समितियां हैं, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, किन किन से मिलकर के बनती है। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होता है। इसमें कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है ना। अध्यक्ष जो होता है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में, अध्यक्ष जो होता है वो कौन हो सकता है? उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश। ध्यान रखना, कौन सा न्यायाधीश? वर्तमान न्यायाधीश। ये ध्यान रखना, कौन सा न्यायाधीश हो सकता है? वर्तमान। यहाँ रिटायर्ड नहीं चलेगा। कौन सा न्यायाधीश? वर्तमान। तो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है? वर्तमान न्यायाधीश। कहाँ का? उच्चतम न्यायालय का जो है वो अध्यक्ष हो सकता है। अब उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की बात करें, तो उसमें भी एक अध्यक्ष होता है। वो कौन बनाया जा सकता है? किसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है? जो उच्च न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायाधीश हो। यहाँ भी वर्तमान न्यायाधीश, तो किस न्यायालय का? उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश हो, क्योंकि हम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की बात कर रहे हैं, तो उच्च न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायाधीश हो। अब इसके अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। अन्य सदस्य सब एक साथ लिख दी, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन है? केंद्र सरकार करती है। यहाँ पे राज्य के मामले में राज्य करता है, तो सबकी एक साथ हमने लिख लिया है। तो देखिए, अन्य जो सदस्य होते हैं, इसके अलावा अन्य सदस्य जो होते हैं, अन्य सदस्य सचिव, अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी, ये सभी हैं, एक साथ ही पढ़ लीजिए। तो जो अन्य सदस्य होते हैं, या फिर कह लीजिए सचिव होता है, या फिर अन्य कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, इन सभी की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार, जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है, उसके मामले में केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके परामर्श से? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो सचिव हो, या फिर अन्य कोई कर्मचारी एवं अधिकारी हो, इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। वहीं हम राज्य की बात करें या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की बात करें, तो उस मामले में जो भी अन्य सदस्य होते हैं, सचिव होते हैं, या अन्य कर्मचारी होते हैं, या अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। सॉरी, मैं लिखना भूल गया। या राज्य सरकार द्वारा की जाती है उनकी नियुक्ति। किसके परामर्श से? राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। जो सदस्य होते हैं, सचिव होते हैं, अन्य कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। इसके अलावा इनके वेतन भत्ते वगैरह क्या होंगे वो, तो जो केंद्र की बात की जाए तो यहाँ केंद्र सरकार डिसाइड करती है। किसके परामर्श से? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में। और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में कौन डिसाइड करता है? राज्य सरकार तय करती है। किसके परामर्श से? राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तय करती है। इसके अलावा इनकी क्या योग्यता होंगी, ये कौन सी योग्यता रखेंगे, जो पद धारण करते हैं उनकी योग्यता वगैरह क्या होगी, वो भी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में केंद्र सरकार डिसाइड करती है। और राज्य के मामले में राज्य सरकार, मतलब उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में राज्य सरकार डिसाइड करती है। किसके परामर्श से? उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, और उच्च न्यायालय के मामले में राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तय किए जाते हैं। ठीक है, बाकी का अपन थोड़ा आगे देखते हैं इसको मिटाने के बाद। देखिए, अब हम देखेंगे आगे केंद्रीय प्राधिकरण के प्रमुख कृत्य, और साथ ही साथ हम राज्य प्राधिकरण के प्रमुख कृत्यों को भी देखेंगे। पहले हम केंद्रीय प्राधिकरण के प्रमुख कृत्यों को देखते हैं कि उनके कृत्य क्या क्या है। कृत्य मतलब कार्य, क्या क्या कार्य करेंगे, किस उद्देश्य से कार्य करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, विधिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से करेंगे ये काम। तो विधिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य ये निम्नलिखित प्रमुख कृत्य इनके हैं, या कह लीजिए प्रमुख कार्य हैं केंद्रीय प्राधिकरण के।
तो सबसे पहले हम केंद्रीय प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों को देखेंगे। प्रमुख कार्य क्या है इनका? सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है इनका केंद्रीय प्राधिकरण का, नीतियां एवं सिद्धांत अभिकथित करना। नीतियां एवं सिद्धांत अधिकथित करने का अर्थ है नीतियां और सिद्धांतों को बनाना। इस अधिनियम से संबंधित नीतियों को एवं सिद्धांतों को बनाना किसका काम है? केंद्रीय प्राधिकरण का काम है। दूसरा, अति प्रभावी एवं किफायती योजनाओं को विरचित करना या बनाना। विरचित मतलब बनाना, तो अति प्रभावी एवं किफायती योजनाओं को बनाना, ये भी इनका प्रमुख कार्य है। तीसरा कार्य है इनका प्रमुख कार्य है राज्य प्राधिकरण जिला प्राधिकरण को निधियों का आवंटन करना। जैसी भी स्थिति हो, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण को निधियों का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो राज्य प्राधिकरण हो या जिला प्राधिकरण हो, उनको निधियों का आवंटन कौन करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण करेगा। इसके अलावा इनका जो कार्य है वो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक कौशल प्रशिक्षण देना, यानी विधिक जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको विधिक कौशल या प्रशिक्षण देना, विधि के बारे में जानकारी देना। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं विधिक सेवा प्रदान करने में, ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको विधिक प्रशिक्षण देना, उनको विधिक कौशल के बारे में बताना, ये भी इनका काम है केंद्रीय प्राधिकरण का। इसके अलावा इनका प्रमुख कार्य है लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि लगवाना। क्या करना? लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि लगाना अपने स्तर पर। अपने स्तर पर, ये भी ध्यान रखिए, अपने स्तर पर लगवाएंगे जी, क्योंकि ये भी लगवाते हैं, जिले में भी लगते हैं, तो ये अपने स्तर पर, ये अपने स्तर पर लगवाएंगे। तो लोक अदालत और विधिक सहायता शिविर आदि का लगवाना उच्चतम न्यायालय स्तर पर, तो ये अपने स्तर पर लगवाएंगे जहाँ इनकी अधिकारिता है। तो लोक अदालत और विधिक सहायता शिविर आदि का आयोजन या लगवाना किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण का प्रमुख कृत्य है इनका। अगला इनका जो प्रमुख कृत्य है वो बातचीत के माध्यम से हो सकता है, मध्यस्थम के माध्यम से हो सकता है, या सुलह आदि के माध्यम से विवादों का निराकरण करना, या कह लीजिए विवादों को निपटाना। बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थम के माध्यम से, सुलह आदि के माध्यम से जो विवाद होते हैं उनका निराकरण करना या उनको निपटाना, ये भी इनका एक प्रमुख कृत्यों में से है। अगला है इनका जो प्रमुख कृत्य है विधिक सेवाओं के संबंध में अनुसंधान करना। क्या अनुसंधान करना? ताकि लोगों को और भी अच्छी तरीके से क्या हो सके, विधिक सेवाएं प्राप्त हो सकें, इस तरीके का कोई अनुसंधान करना, कोई खोज करना उसमें। तो ये भी इनका एक प्रमुख कार्य है कि विधिक सेवाओं के संबंध में अनुसंधान आदि करना। इसके अलावा इसका जो कार्य है वो है संविधान के भाग 4A के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि संविधान के भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना, ताकि सारे लोग जो उनके मूल कर्तव्य हैं अपने मूल कर्तव्यों का क्या करें? पालन करें, इसकी सुनिश्चितता करना। ये भी किसका कर्तव्य है? ये भी केंद्रीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। अगला इनका प्रमुख कार्य है विधिक सहायता कार्यक्रम जो भी होते हैं उनको मॉनिटर करना और उनको मूल्यांकित करना। क्या करना? उनको साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे ये, और उसको मूल्यांकित भी करेंगे कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, तो उसका मॉनिटरिंग करना और उनको मूल्यांकित करना, ये भी इनका एक प्रमुख कार्यों में से है। इनका अगला प्रमुख कार्य है राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इसके अलावा स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थान, स्वैच्छिक सेवा सामाजिक सेवा संस्थान के कृत्यों को मॉनिटर करना। किन किन के कृत्यों को मॉनिटर करेंगे? ये राज्य प्राधिकरण के कृत्यों को मॉनिटर करेंगे, जिला प्राधिकरण जो होता है उसके कृत्यों को भी मॉनिटरिंग करेंगे, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति होती है उसके कार्यों को भी मॉनिटरिंग करेंगे, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति होती है उसके कार्यों को भी ये मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो कोई स्वैच्छिक कहते हैं स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थान होते हैं उनके कार्यों को भी ये क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे, जो विधिक सहायता देने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख कार्य हैं जो आपको याद करने पूछे जाते हैं, तो इसमें से आप देख के नोट कर सकते हैं। अब देखिए राज्य प्राधिकरण के प्रमुख काम जो है, ये कार्य कह लीजिए या कृत्य कह लीजिए, काम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो उनके कृत्य क्या क्या है देखिए। तो राज्य प्राधिकरण का पहला काम है केंद्रीय प्राधिकरण की जो नीति या नीतियां कह लीजिए, नीति एवं निर्देशों को कार्यान्वित करना। तो जो केंद्रीय प्राधिकरण ने जो नीतियां बनाई है ना, ये हम उन्होंने जो पढ़ी हैं, इन्हीं का पालन कराना,
जो नीतियाँ केंद्रीय प्राधिकरण ने बनाई हैं उन्हीं का पालन कराना राज्य प्राधिकरण का प्रमुख कृत्य है। केंद्रीय प्राधिकरण की नीति एवं निर्देशों को कार्यान्वित कराना, ये नीतियाँ बनी हैं तो उनका क्या कराना है, इनको पालन कराना। दूसरा इनका प्रमुख कार्य है उन व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान करना जो मापदंडों को पूरा करते हैं। किन व्यक्तियों को विधिक सहायता देना या सहायता प्रदान करना, जो मापदंडों को पूरा करते हैं। मापदंड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, SC के ST के हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, बालक हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, सूखा पीड़ित हैं, ये सब मापदंड होते हैं। तो जो भी व्यक्ति मापदंडों को पूरा करता है उन व्यक्तियों को क्या उपलब्ध कराना, विधिक सेवा उपलब्ध कराना। ये किसका काम है, ये राज्य प्राधिकरण का कार्य। इनका अगला काम है, तीसरा काम है लोक अदालतें संचालित करना। ये इनका भी काम है कि लोक अदालतें लगवाएं। ये अपने स्तर पर लगवाते हैं, उच्च न्यायालय स्तर पर, है ना। तो ये राज्य प्राधिकरण है, किस स्तर पर लगवाते हैं, उच्च न्यायालय के स्तर पर लगवाते हैं। तो ये इनका काम है लोक अदालतों का संचालित करना या लोक अदालतें लगवाना। ये भी इनका एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा चौथा इनका प्रमुख कार्य है निवारक एवं युक्ति संगत विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना। इनका अगला काम क्या है, निवारक एवं युक्ति संगत विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा ये भी अपने ऊपर लेंगे। जो भी निवारक एवं युक्ति संगत विधिक सहायता कार्यक्रम जो लगाते हैं उसका जिम्मा किसके द्वारा लिया जाएगा, उसका जिम्मा राज्य प्राधिकरण के द्वारा लिया जाएगा। अपने मतलब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, राज्य प्राधिकरण लेगा। अगला इनका प्रमुख कार्य है पांचवा, अन्य कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाए। इसके अलावा अन्य कोई कार्य जो केंद्र प्राधिकरण बनाता है, विनियमित करता है या नियम बनाता है, उनका क्या कराएंगे जी, उनका भी पालन कराना। उनका पालन कराना क्या है, इनका प्रमुख कार्यों में से एक है। इसके अलावा धारा 5 और 8 को भी हम एक साथ देखेंगे। खास हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ देख लेते हैं क्योंकि ये राज्य से संबंधित है, केंद्र से। तो धारा 5 के अनुसार जो केंद्रीय प्राधिकरण होता है वो अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा, ये कहती है। धारा 5 क्या कहती है कि जो भी केंद्रीय प्राधिकरण है वो जो अन्य अभिकरण होते हैं उनके साथ समन्वय यानी तालमेल मिला करके, समन्वय का मतलब क्या है, तालमेल के साथ क्या करेगा, कार्य करेगा। इसके अलावा धारा 8 क्या कहती है, राज्य के बारे में कहती है कि धारा 8 के अनुसार राज्य प्राधिकरण अन्य अभिकरणों के साथ अन्य अभिकरणों के समन्वय में कार्य करेगा। ये क्या करेगा, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है कि केंद्रीय प्राधिकरण अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा, और ये क्या कहता है कि राज्य प्राधिकरण अन्य अभिकरणों के समन्वय में कार्य करेगा। दोनों ये क्या करेगा, उसके समन्वय, उसके साथ साथ कार्य करेगा तथा केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों से अध्ययन होगा। तो राज्य प्राधिकरण जो होता है, जो अन्य राज्य प्राधिकरण होता है, जो अन्य अभिकरण वगैरह होते हैं उनके साथ मिलकर के काम करेगा। ये क्या करेगा, उनके साथ मिलकर के काम करता है और किसके अधीन होता है, केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन होता है। यानी किसके आदेश मानेगा जी, केंद्रीय प्राधिकरण जो आदेश देगा इसको वो ये उन आदेशों को मानेगा। ठीक है, अगला फिर हम थोड़ा आगे मिटाने के बाद फिर देखते हैं आगे का। देखिए अब हम आगे देखेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन और साथ ही साथ देखेंगे तालुक विधिक सेवा समिति। ठीक है, तो जिले में प्राधिकरण का गठन किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, और तालुक में विधिक सेवा समिति का गठन किया जाता है ना। तो पहले हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन देखेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद तालुक को देखेंगे और फिर दोनों में देखेंगे क्या अंतर है। तो देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। राज्य प्राधिकरण नहीं, राज्य सरकार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब ये देखेंगे कि ये किन किन से मिलकर के बनता है। देखिए इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो जिला न्यायाधीश होगा। ध्यान में रखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, जिला न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो जिला न्यायाधीश होता है। इसके अलावा इनके अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। इसके अलावा इसमें एक सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति देखिए, सचिव की नियुक्ति करता है राज्य प्राधिकरण।
ध्यान में रखना, यहाँ राज्य सरकार ना करके कौन करता है सचिव की नियुक्ति? राज्य प्राधिकरण करता है, ये याद रखें। राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से। राज्य प्राधिकरण किसका परामर्श लेता है? जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी इसके परामर्श से। राज्य प्राधिकरण करता है सचिव की नियुक्ति, किसके परामर्श से करता है? जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से जो वो सचिव की नियुक्ति करता है। अब देखिए सचिव कौन हो सकता है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि राज्य प्राधिकरण द्वारा जो है सचिव की नियुक्ति की जाती है और जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से। अब सचिव किसको बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। सचिव ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो राज्य न्यायिक सेवा का व्यक्ति हो, यानी न्यायाधीश हो, राज्य न्यायिक सेवा का व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है सचिव, जो अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो। तो कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा? जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा है उसी को सचिव बनाया जा सकता है जिले में। और किस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए? अधीनस्थ न्यायिक सेवा या फिर कह लीजिए सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायाधीश हो या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारियों भी हैं इसमें, जो उनकी नियुक्ति भी की जाती है। तो अन्य कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति जिला प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? जिला प्राधिकरण द्वारा ही की जाती है। लेकिन किसके परामर्श से करते हैं? ये राज्य सरकार की अनुमति से करते हैं। और राज्य सरकार किसकी परामर्श से करती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। राज्य सरकार जो है अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी जिला प्राधिकरण करता है, लेकिन किससे अनुमति से करता है? वो राज्य सरकार की अनुमति से करता है। और राज्य सरकार किससे परामर्श लेके अपनी अनुमति देती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है इसके जो अपन इसका फिर वेतन और भत्तों के बारे में देख लीजिए। इसके जो वेतन और भत्ते होते हैं इन अधिकारियों वगैरह के, वो कहाँ से उनका व्यय किया जाता है? राज्य की संचित निधि से। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य वगैरह हैं, सचिव वगैरह हैं, उनके जो वेतन भत्ते होते हैं उनका भुगतान कहाँ से किया जाता है? राज्य की संचित निधि से। याद रखना है ये आपको कि राज्य की संचित निधि के आधार पर। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि अगर कोई भी त्रुटि होती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन आदि में, तो केवल उस कारण से किसी भी मामले का ये नहीं कहा जा सकता कि वो मामला गलत है, कि उस उलटने योग्य नहीं होता। अगर राज्य कोई भी फैसला इन्होंने लिया है और उसमें नियुक्ति से संबंधित कोई गलती वगैरह है, तो वो फैसला जो है उलटने योग्य नहीं होता है ना। त्रुटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल इस आधार पर कि कोई नियुक्ति आदि में कोई कमी थी। और ये इनकी जो पदावधियों की बात है कि भाई इनकी पदावधि क्या होंगी? इनकी पदावधि भी राज्य प्राधिकरण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तय करता है। राज्य प्राधिकरण तय करता है किसके परामर्श से? मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तय करेगा कि इनकी पद की अवधि कितनी होगी, इनको क्या क्या वेतन भत्ते आदि दिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो इसके आदेश वगैरह हैं उनको अधिप्रमाणित कौन करता है? सचिव करता है। ये याद रखना है आपको, इसके आदेश वगैरह को अधिप्रमाणित कौन करता है? सचिव करता है। या फिर प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है अधिप्रमाणन के लिए, या कह लीजिए अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकता है, अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। तो जो जिला न्यायाधीश है वो अन्य किसी अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है अधिप्रमाणन के लिए। सामान्यतः तो सचिव तो करता ही है, ठीक है। अब देखिए तालुक विधिक सेवा। देखिए जिले में प्राधिकरण होता है, लेकिन तहसील जो तालुक स्तर होता है उस पर प्राधिकरण ना होके क्या होता है? समिति होती है। तो ध्यान रखें, प्राधिकरण जो तालुक होता है उस पर क्या होती? समिति। तो तालुक विधिक सेवा समिति 11A में बताया गया है। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ राज्य सरकार करती है, यहाँ कौन करता है? प्राधिकरण। कौन सा प्राधिकरण? राज्य प्राधिकरण। किस स्तर पर करता है? तालुक या मंडल के स्तर पर गठन किया जाता है। तालुक या मंडल के स्तर पर क्या किया जाता है? इनका गठन किया जाता है। अब ये देख लीजिए किन किन से मिलकर बनता है। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन बन सकता है? जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो, मतलब तालुक स्तर पर या मंडल स्तर पर जो भी ज्येष्ठतम हो, यानी पंक्ति में सबसे उच्च श्रेणी का जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उसको बनाया जाता है।
जो भी पंक्ति में सबसे उच्च श्रेणी का न्यायाधीश हो उसको बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष कौन बनता है? जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा मंडल का या तालुक का, सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होगा उसको बनाया जाएगा अध्यक्ष। अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तालुक सेवा समिति के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। इसमें सचिव नहीं होता है ना, यहाँ सचिव होता है, यहाँ सचिव की जरूरत नहीं होती, सचिव नहीं है इसमें, है ना। आगे देखेंगे इसके लिए। देखिए अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो है, अन्य अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके परामर्श से की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ये आपको याद रखना है ना। तो बस आपको 2 फैक्ट इसमें याद रखने। यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है? जिला न्यायाधीश। और तालुक में कौन होता है? ज्येष्ठतम न्यायाधीश। इसके जो भार वगैरह होते हैं, व्यय वगैरह होते हैं, वो किस निधि से? राज्य की जो संचित निधि होती है उससे पूर्ति की जाती है। यहाँ याद रखना, इस समिति के जो व्यय होते हैं वो जिला प्राधिकरण द्वारा चुकाए जाते हैं। जिला प्राधिकरण द्वारा उसके व्यय की पूर्ति की जाती है। और जिला प्राधिकरण किससे व्यय पूर्ति करता है? जिला विधिक सहायता निधि द्वारा। जिला विधिक सहायता निधि द्वारा वो क्या करता है? व्ययों के जो खर्चे वगैरह होते हैं उनकी पूर्ति करता है। जिला प्राधिकरण द्वारा इनके व्यय दिए जाते हैं तालुक के। और जिला प्राधिकरण किसके द्वारा खर्चे जो है इनकी पूर्ति करता है? जिला विधिक सहायता निधि द्वारा। ये याद रखना, जिला विधिक सहायता निधि द्वारा जो तालुक के खर्चे हैं चुकाए जाते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखेंगे इनके जो कृत्य क्या है, दोनों के कृत्य क्या है। देखिए अब हम कार्य देखेंगे जिला प्राधिकरण के और तालुक विधिक सेवा समिति दोनों के क्या कार्य हैं। धारा 10 में जो है जिला प्राधिकरण के कार्यों के बारे में, और धारा 11B में जो है तालुक विधिक सेवा समिति के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो धारा 10 में जिला प्राधिकरण के क्या कार्य हैं, देखिए संक्षेप में। पहला कहता है जिले में राज्य प्राधिकरण के कृत्यों का पालन कराना। जिला प्राधिकरण का क्या काम है? जिले में राज्य प्राधिकरण के जो कार्य हैं उनका पालन कराना या कृत्यों का पालन कराना, ये इनका काम है। राज्य प्राधिकरण के कृत्यों का पालन कराना ये इनका काम है। दूसरा है इनका प्रमुख कार्य तालुक विधिक सेवा समिति एवं अन्य विधिक सेवाओं में समन्वय स्थापित करना। तालुक विधिक सेवा समिति एवं अन्य विधिक सेवाओं में क्या करना? समन्वय स्थापित करना, ये इनका दूसरा काम है। तीसरा प्रमुख कार्य है इनका जिले में लोक अदालतें लगवाना। जिले में लोक अदालत कौन लगवाता है? जिला प्राधिकरण। तो जिले में लोक अदालतें लगवाना भी जिला प्राधिकरण का काम है। इसके अलावा अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा इनको सौंपे जाएं। अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा इनको सौंपे जाएं। तो अन्य कार्य जो राज्य प्राधिकरण सौंपता है, कोई भी कार्य हो सकते हैं जो राज्य प्राधिकरण इनको सौंपे, वो कार्य करवाना ये इनके प्रमुख कार्य। अब देखिए तालुक के देख लीजिए, तालुक के क्या कार्य हैं। तालुक विधिक सेवा समिति जो होती है उनके क्या कार्य हैं। तालुक का कार्य है तालुक में विधिक सेवाओं का समन्वय करना। तालुक स्तर पर, ये किस स्तर पर करते हैं? तालुक। तो तालुक में विधिक सेवाओं का समन्वय करना, उनमें सामंजस्य बनाए रखना, ये इनका कार्य है। किस स्तर पर? तालुक के स्तर पर। दूसरा प्रमुख कार्य है इनका तालुक के भीतर लोक अदालतें लगवाना। तालुक के भीतर लोक अदालत कौन लगवाता है? तालुक विधिक सेवा समिति। तो तालुक के भीतर लोक अदालतें लगवाना ये इनका कार्य है। अन्य कृत्य जो जिला प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा? जिला प्राधिकरण द्वारा इनको सौंपे जाते हैं, उनका पालन कराना। अन्य कोई कार्य जो जिला प्राधिकरण द्वारा इनको सौंपे जाते हैं उनका पालन कराना इनका प्रमुख कार्य है। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। धारा 11 और देख लीजिए। धारा 11 कोई खास नहीं है, ये समन्वय की बात करता है। तो इसको सुन लीजिए कि धारा 11 क्या कहती। धारा 11 के अनुसार जिला प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरण के अधीन रहते हुए, कौन की बात कर रहा है? जिला प्राधिकरण। धारा 10 किसकी बात कर रहा है? जिला प्राधिकरण की। कि जिला प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरण किसके अधीन रहते हुए? केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के अधीन रहते हुए विधिक सेवाओं के समन्वय का कार्य भी करेगा। धारा 10 के 11 के अधीन जो है जिला प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के अधीन रहते हुए क्या करता है? विधिक सेवाओं के समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन जो है आगे के सेक्शन देखेंगे।